So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ रहे थे और मोस्ट प्रोबेबली आज इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का लास्ट क्लास है। आज हम लोग जितना भी बचा कॉन्सेप्ट्स है वो सब सीख लेंगे, ठीक है। तो आराम आराम से सीखना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग जस्ट ट्राई कर सकते हैं आज खत्म करने का, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दे या स्पीड में बिना समझे आगे बढ़ते, ठीक है। तो सीखते हैं, समझते हैं। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेन जो टॉपिक आज की क्लास में पढ़ना है वो है वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हम लोगों को बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग जान सकते हैं कि वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, ये कैसे बना, क्यों बना, क्या यूज है, ठीक है। ये सारी चीज़, ठीक है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को वो ये है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरह का शेप का, ठीक है, कुछ इस तरह का शेप का, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर के ऊपर अगर आपको चार्ज दो तो आपको तो इतना पता है कि कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज को क्या करेगा, वो अपने सरफेस पे रखता है, ठीक है। चार्ज सारा का सारा कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा, ठीक है। लेकिन आज एक नया चीज़ सीखेंगे हम लोग। वो नया चीज़ क्या है कि चार्ज, ऑब्वियसली क्यू अमाउंट का चार्ज अगर दोगे, पॉजिटिव चार्ज दिए हो इस बॉडी को या इस कंडक्टर को, तो चार्ज क्या होगा? सरफेस पे बिखर जाएगा, राइट। सो एक क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इसका मतलब आप आइडिया लगा लो कि कहीं ना कहीं टॉपिक का रिलेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले 3-4 क्लास पहले शायद पढ़ चुके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉडी है ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ऐसा बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन से लॉ को फॉलो करेगी, बता सकते हैं? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्या हर जगह पे सेम अमाउंट का चार्ज होगा या किसी जगह पे ज़्यादा होगा, किसी जगह पे कम होगा? कोई आइडिया? एनी गेस क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जब पढ़ रहे थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग देखे थे ना, दो बॉडी को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और इस पे कुछ चार्ज दिए, इस पूरे सिस्टम को कुछ चार्ज दिए। तो हम लोगों को ये पता चला कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आया था, याद है? R2 बाय R1। यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन बनाए थे कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा, अगर रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक सेकेंड इरेज कर लीजिए। तो समझ में आया ना, ये चीज़ हम लोग किए थे। इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। याद आ रहा है कि रेडियस ज़्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, और रेडियस कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रेडियस का तब बात आता है जब स्क्वायर या सर्किल हो, राइट। यहाँ पे रेडियस का क्या मतलब है? सर रिपीट वॉट एवर यू जस्ट सेड। मैंने बस ये कहा कि रेडियस ज़्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, ये चीज़ हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में रेडियस का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि जितना भी कर्व है, हर एक कर्व से लेके हम लोग एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ना। दिखाई दे रहा है? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है रेडियस का कॉन्सेप्ट?
क्लियर है? इसका मतलब कि ये जो अनसिमेट्रिकल बॉडी मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, जस्ट एक रैंडम कंडक्टिंग बॉडी ड्रॉ किया, ठीक है, इसमें हर एक कर्व को लेके हम लोग एक सर्किल इमेजिन कर सकते हैं, राइट? और आप देख ही सकते हैं कुछ सर्किल बड़ा है, कुछ सर्किल छोटा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ सर्किल का रेडियस ज्यादा है, किसी का कम है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब यूनिट एरिया में आप अगर एक छोटा सा एरिया लो, ठीक है, एक अर्बिट्रेरी एरिया लो, मान लो ये वाला एरिया ले लो, ठीक है, एक छोटा सा एरिया ले लो, इस यूनिट एरिया में कितना चार्ज आएगा, ठीक है। आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को बताता है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा यूनिट एरिया में, वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब चार्ज ज्यादा होगा मतलब चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, राइट? तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे रहा होगा? सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे रहा होगा? सबसे छोटे वाले सर्किल पे। ऑब्वियसली ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट अगर कर रहे हैं हम लोग चार्ज को, तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज देना होगा, राइट? यहाँ पे ज्यादा चार्ज है क्योंकि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। फिर यहाँ सर पे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाओ प्लीज। यहाँ पे फिर इसके कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा होगा, और सबसे कम चार्ज कहाँ होगा? ये बड़े वाले सर्किल में, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ये कॉन्सेप्ट बताता है हम लोगों को कि कंडक्टर में, कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है कि चार्ज कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। किसी ने कहा कि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑब्वियसली चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है अगर हम लोगों का बॉडी एक परफेक्ट स्फेयर है। अगर परफेक्ट स्फेयर है तो इसका कर्वेचर क्योंकि हर जगह पे सेम है, कर्वेचर क्या है, हर जगह पे सेम है, तो यहाँ पे अगर आप चार्ज दो तो इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, अगर ऐसा एक कंडक्टर है तो। लेकिन आप खुद सोचो कि कंडक्टर, आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, जस्ट रैंडम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे होगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा, बहुत ज्यादा चोंच पे। चार्ज है। ये कुछ बर्ड टाइप का दिख रहा है क्या? अच्छा, आग भी बना देते, अच्छा ठीक है, हाँ, मुझे लगा डक बनाई है आपने। ठीक है, जस्ट ये एक कंडक्टर है। सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ होगा? इस जगह पे होगा, ठीक है। अब मैं एक बॉडी बनाने जा रहा हूँ, आप मुझे बताओगे कि सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ होगा, ठीक है, क्लियर है? जस्ट आराम आराम से सीखना है, ठीक है। ये एक मेटल कॉम्ब है, ठीक है। मेटल कॉम्ब मतलब क्या? इसका यूज हम लोग सर झाड़ने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते हैं। ये मेटल का बना रहता है और इसका जो एक एंड होता है वो उसमें स्पाइक्स लगा रहता है, ये तरह स्पाइक्स है, ठीक है। तो ये एक मेटल कॉम्ब है, अगर इस पे कुछ चार्ज दिया जाए तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे रहा होगा? टिप पर। टिप पर। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे आएगा? ये सारा टिप पे आएगा। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस एरिया के कंपेयर में ये एरिया इतना छोटा है कि आप जो भी चार्ज दोगे सारा का सारा चार्ज टिप पे चला जाएगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? टिप पे, ठीक है। जैसे कंपैरिजन के लिए आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस बॉडी पे आप अगर क्यू अमाउंट का चार्ज दो तो ऑब्वियसली ये क्योंकि कुछ कुछ यूनिफॉर्म दिख रहा है तो यहाँ तक ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे बहुत सारा चार्ज आ जाएगा, राइट? क्लियर है? ये टिप पे बहुत सारा चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर यही टिप ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले वाला टिप क्या था? एक राउंड था। अब जो टिप है वो एक स्पाइक है, ठीक है, शार्प है, ठीक है, शार्प बोल सकते हैं, शार्प पॉइंट मिल रहा है।
तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे चार्ज ज्यादा आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ का भी कुछ चार्ज, ये सारा चार्ज, ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसी पॉइंट पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी और ज्यादा होना चाहिए, तो चार्ज कहाँ चलेगा, ये सारा चार्ज सारा का सारा टिप पे चला जाएगा। तो ये देखा गया है, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने देखा कि जो स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स होते हैं या ये होता है शार्प पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि आप कुछ एक ऐसा बॉडी लो, जस्ट यहाँ से एक जस्ट राउंड कर लेते हैं, ठीक है, मैं अलग अलग टाइप का बॉडी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस बॉडी पे अगर आप चार्ज दोगे, ठीक है, तो चार्ज के पास दो रास्ता होगा, या तो चार्ज इधर जाए या इधर जाए। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम चार्ज, इवन 99% चार्ज किधर जा रहा था, इस शार्प पॉइंट की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो इससे एक प्रॉब्लम ये हुआ कि शार्प पॉइंट के पास बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। शार्प पॉइंट के पास बहुत सारा चार्ज जब एक्यूमुलेट हो जाता है, चार्ज से क्या निकलता है, चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर आता है, पॉजिटिव चार्ज से, याद आ रहा है कुछ। इसका मतलब क्या, ये चार्ज कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। आप अगर इस बॉडी पे चार्ज देते रहो, चार्ज को इंक्रीज करते रहो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा, राइट। क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो पहला पॉइंट, वैन डी ग्राफ जनरेटर हम लोगों को सीखना है, उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये, आप चाहो तो नोट करके रखो कि सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि बताता है कहाँ पे यूनिट एरिया में किस जगह पे चार्ज ज्यादा होगा, किस जगह पे कम होगा, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड बुक में इस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा इंटू आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसका मीनिंग मेरे ख्याल से सेम ही है, आप लोग समझ सकते हो। कुछ बुक में ऐसे लिखा रहता है, ये पढ़ो या ये पढ़ो, बात बराबर है, ठीक है। क्लियर है। और इसका मीनिंग हम लोग इंटरप्रेट क्या किया कि अगर रेडियस कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। क्लियर है। और जिसका एग्जांपल हम लोग देखे कि अलग अलग बॉडी हम लोग ड्रॉ करके देखे, जैसे एक और बॉडी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सर्किल बन रहा होगा, इसका रेडियस कुछ ऐसा होगा, और ये जो सर्किल यहाँ पे बन रहा होगा, उसका रेडियस कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में ये लाइन बहुत ही छोटा है, तो चार्ज अगर इस बॉडी पे आप दोगे, तब चार्ज ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन क्या इस पोर्शन में कुछ चार्ज रहेगा, इस पोर्शन में, हाँ रहेगा, क्योंकि ये शार्प पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में चार्ज यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ भी कुछ रहेगा। क्लियर है। लेकिन देखा ये गया कि अगर सेम डायग्राम में अगर ये पॉइंट कुछ इस तरह से पॉइंटेड रहता, ठीक है, या शार्प रहता, तब क्या होता है, ये वाला भी चार्ज इधर शिफ्ट कर जाता, ये वाला भी चार्ज किधर हो जाता, शिफ्ट कर जाता, राइट। पॉइंटेड कंडक्टर, ठीक है, पॉइंटेड कंडक्टर्स के पास बहुत ज्यादा चार्ज आता है, ठीक है। इसका रीजन एक तो ये है, आप यहाँ से देखो, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, और एक पॉइंट का एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। एक पॉइंट का एरिया क्योंकि बहुत कम होता है, सिग्मा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज कौन ऑब्जर्व कर रहे थे, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया जिसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर हेडिंग दे सकते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। पहले एक लाइन लिख लीजिए, जस्ट नोट कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटल रॉड, लिख रहे हैं आप लोग। अ लाइटनिंग, सर एक मिनट। यस सर बोलिए। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटल रॉड mounted on a building, mounted on a building, mounted on a building, and
intended to protect the building and intended to protect the building from a lightning strike, from a lightning strike। ठीक है, लिख लिया, एक बार रिपीट करें। A lightning conductor is a metal rod mounted on a building and intended to protect the building from a lightning strike। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट बताया कि आप एक रॉड लो और उसके एंड्स को शार्प कर दो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर किसी तरह से इसके सामने चार्ज आता है, ठीक है, किसी तरह से अगर इसके सामने चार्ज आएगा तो क्योंकि इसका पीक पॉइंट का सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, चार्ज को निकाल भी सकता है अपने अंदर से और अपने अंदर चार्ज ले भी सकता है। ठीक है, इस चीज को मैं एक बार समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में मैं फिर से आता हूँ थोड़ी देर में। पहले समझते हैं कि जो कंडक्टर है, अगर कंडक्टर का जो पॉइंट हो वो एकदम क्या हो, स्पाइक जैसा हो, ठीक है, पॉइंटेड कंडक्टर हो, तो इससे फायदा क्या होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो ये समझने का कोशिश करते हैं। सर अगर दोनों तरफ से पॉइंटेड हो तो चार्ज कहाँ जाएगा, तो अगर दोनों तरफ से पॉइंटेड है, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है और ये कुछ ज्यादा ही शार्प है। ठीक है, अब अगर इस पे चार्ज दो तो इस पे कुछ क्यू डैश आएगा और इस पे क्यू डबल डैश आएगा। और हम लोगों को पता है ज्यादा पॉइंटेड अगर ये है और ये कम पॉइंटेड है तो यहाँ का चार्ज ज्यादा होगा, क्यू डबल डैश इज ग्रेटर देन क्यू डैश। ठीक है, ऐसा जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये फॉलो करना है। सिग्मा इज इनवर्सली पॉइंटेड जो है वो दोनों ही इक्वल तरीके से हो तो क्यू बाई टू डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, तो मैं जो बता रहा था इस पे, इसे कुछ इस तरह से समझिए कि एक पॉइंटेड कंडक्टर है और इसके पास बहुत सारा चार्ज आ गया। ठीक है, आपने चार्ज दिया कुछ इस तरह से, क्यू अमाउंट का चार्ज दिया, और सारा का सारा चार्ज कहाँ पे, मैं दिखाने को इस पोर्शन पे भी दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रहता है, ये टिप पे रहता है। ठीक है, अब ये टिप पे रहने के कारण यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, राइट, इमेजिनरी लाइंस होती है वो। इसका मतलब सिंपली ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये अगर एयर में रखा हुआ है तो ये एयर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, राइट, हम लोग जाने हैं ना, सीखे हैं ना, एयर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अगर आप कुछ चार्ज देते जाओ, चार्ज को बढ़ाते जाओ, ठीक है, आप चार्ज को बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। अब तक तो इतना सीख ही चुके हो, राइट, आज लास्ट क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो अब तक आपको पता चल ही चुका है कि अगर चार्ज यहाँ पे बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एयर मॉलिक्यूल है ये खिंचाव महसूस करेगा। ठीक है, आप जैसे ही बढ़ाओगे तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से हो जाए। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर आप फिर अगर चार्ज को बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, जस्ट ऐसा लगेगा कि कनेक्टेड है, बस टच करके है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, आप फिर से चार्ज को बढ़ाओ, मतलब चार्ज को और बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा। इसका मतलब ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव जाके इससे चिपक जाएगा। अब नेगेटिव चिपकेगा तो आप खुद सोचो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब हम लोगों को ऐसा फील होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर आ गया। सोच के देखो क्या होगा अगर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ठीक है, एक एयर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ब्रेक होके इधर आ गया तो ये तो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो न्यूट्रलाइज करने पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो हम लोगों को ऐसा फील होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, इस लाइटनिंग कंडक्टर से बाहर चला गया। ठीक है, इतना क्लियर है ये बात। सो ये हम लोगों को समझ में आया कि अगर ये लाइटनिंग कंडक्टर या पॉइंटेड कंडक्टर के पास बहुत सारा चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ाते गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एयर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। तो ये आपको तो दिखाई नहीं देगा कि एयर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, आपको इतना समझ में आएगा कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है, लेकिन वास्तव में इन रियलिटी पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता ना, मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट। असल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा अच्छा पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया। ठीक है, जो कि सेम मीनिंग है, राइट, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे हम बोर्ड लेवल पे एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, तो बोर्ड के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग दे सकते हैं, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो अगर क्लियर है तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हालांकि ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है ना, लेकिन इस तरह से हम लोग डिटेल में टॉपिक वाइज नहीं पढ़े, जस्ट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को शायद समझने में आसानी हो रही होगी क्योंकि ऑलरेडी ये एक बार सीख चुके हो। तो हेडिंग दे दिया डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर ऐसा होते ही रहा तो फिर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म ही हो जाएगा। हाँ, फिर क्या खत्म ही होगा? हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपके पास ये एक पॉइंटेड कंडक्टर है। ठीक है, आप इस कंडक्टर को आप मान लो 10 कूलम का चार्ज दे दिए। ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज पहले आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद अगर आप चेक करोगे चार्ज कितना है। अच्छा, चार्ज को चेक कैसे करते हैं? गोल्ड लीफ, ये बताया मैंने, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से चेक करते हैं। एक डिवाइस Yes, है sir. इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप भी इसका नाम है। इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग चेक करते हैं कितना चार्ज है, चार्ज का नेचर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज। तो आप जब थोड़ी देर बाद चेक करोगे ना कि मैंने तो 10 कूलम का चार्ज दिया था, तो इसे तो स्टोर करके रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक पॉइंटेड कंडक्टर है, यहाँ से ये चार्ज को पूरा का पूरा डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो पॉइंटेड कंडक्टर का एक बहुत बड़ा फायदा भी ये है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि पॉइंटेड कंडक्टर अपने पास बहुत ह्यूज अमाउंट का चार्ज को रख सकता है, लेकिन नुकसान ये है कि ज्यादा देर तक नहीं, तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता है। ठीक है, और फिजिक्स का ये नियम ही है, राइट। हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जितना एनर्जी कोई बॉडी लिया है उतना एनर्जी वो देगा। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज। तो वही चीज है, पॉइंटेड कंडक्टर के पास ह्यूज अमाउंट का चार्ज आ जाएगा लेकिन तुरंत वो डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ है जानने के लिए, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताना चाह रहा हूँ, इस पे फिर से आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली वेन डी ग्राफ जनरेटर को समझना है। ठीक है, तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो बोर्ड में भी पूछा जाता है वो सारा चीज समझा देते पहले। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक मटेरियल है। ठीक है, अब ये मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तब क्या होगा? सबसे पहले तो जैसे ही आप एक मटेरियल को, अब इंसुलेटर हो या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, मान लिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो मान लिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लेकिन ऐसे कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसके अंदर का मॉलिक्यूल, ऐसे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है, मैं एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ किसके साथ क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पोलराइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके इधर आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से ये जो मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेच पैदा होगा और धीरे धीरे स्ट्रेच होते 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 एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा आपको, जिस वैल्यू पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस वैल्यू पे ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, सो एक मटेरियल जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सह सकता है, ठीक है, विदाउट
ब्रेक डाउन, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक बार लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको एग्जाम में एग्जैक्टली ये लिखना है, ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं लिखा दे रहा हूँ, आप एग्जाम में यही लिख के आओगे। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द मटेरियल कैन विथ स्टैंड, एक साथ होगा, विथ स्टैंड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that the material can withstand without undergoing electrical breakdown, तो withstand के बाद क्या है? without undergoing electrical breakdown is called dielectric strength, of that material, आपको इतना तो पूरा आइडिया मिल रहा होगा कि हर एक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, Yes sir. राइट। हर एक मटेरियल का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। कोई मटेरियल जस्ट 10⁵ न्यूटन पर कूलम में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई मटेरियल 10⁶ न्यूटन पर कूलम में ब्रेक डाउन हो कर सकता है, ठीक है। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि जब मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे आप अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई कैसे बढ़ा सकता है, बताइए। सर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड को को बढ़ा कैसे, के और चार्ज को कैसे बढ़ाओगे? अम, एक बॉडी को चार्ज मतलब जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जहाँ पे चार्ज है वहां पे चार्ज बढ़ा के। सिंपली चार्ज बढ़ाएंगे कैसे? चार्ज कौन देता है? कौन देता है? हाँ, चार्ज कहाँ से बढ़ाओगे? सेल एग्जैक्टली, बैटरी। बैटरी जो है, अगर आपके पास 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, तो वो कुछ चार्ज देगा। अगर आप 15 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करो तो वो ज़्यादा चार्ज देगा। अगर आप 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करो तो वो और ज़्यादा चार्ज देगा। इसका मतलब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, ये तो आपको देखने में लग रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, लेकिन असल में आप क्या बढ़ा रहे हो? असल में आप सेल का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, है कि नहीं? असल यस में सर। आप सेल का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो। तो जिस पोटेंशियल पे आपको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिले, उस पोटेंशियल को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। पूछ सकता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, बीवी बोलते हैं इसे, ठीक है। असल में ये आप क्लास 12 का लास्ट चैप्टर में इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप वहां पे फील कर पाओगे कि अच्छा ऐसा ऐसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों के पास ऐसा मटेरियल नहीं है, लेकिन जो क्लास 12 का लास्ट चैप्टर आप सेमीकंडक्टर डिवाइस जब पढ़ोगे तो वहां पे आप इस चीज को फील कर पाओगे। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे और अलग अलग मटेरियल के साथ कैसा कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ है ये सारी चीज समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जस्ट एक डेफिनेशन याद रखिए कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जी, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है, वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट। ये तो बहुत बार कर चुके हैं ना, वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट। तो यही वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर होगा। अगर कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ये असल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, राइट। कौन सा वैल्यू है? जिस वैल्यू पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर है? सर एक अगर बार आप फिर से समझाइएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज वाला। ओके, तो एक अलग एग्जांपल लेते हैं। एक प्लेट है, ठीक है, मतलब एक इस टाइप का प्लेट ले लिए और इसके बीच में एक मटेरियल डाल दिया, ठीक है। ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। अब इस प्लेट को आप सेल से कनेक्ट कर दिए,
कुछ इस तरह से, ठीक है। और सेल का जो पोटेंशियल है वो V है, और जब पोटेंशियल V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव ये है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट। तो जैसे ही आप सेल से कनेक्ट किए जिसका पोटेंशियल क्या है V है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है, E। किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये मटेरियल क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। मटेरियल का ब्रेक डाउन होना मतलब क्या होता है कि सारा का सारा चार्ज अलग हो जाए, ठीक है। मटेरियल का ब्रेक डाउन होना मतलब सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव नहीं, ऐसे मटेरियल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन ब्रेक डाउन हो जाना मतलब पूरा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाए, पूरा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई पे ये मटेरियल क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो डेफिनेशन आपने सीखा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई आपको मिलेगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे मिलेगा, उस पोटेंशियल को बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। आई होप ये डायग्राम सारा कुछ क्लियर करती है, जो अंदर छुपा हुआ बात था वो भी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ये डायग्राम बनाना चाहो तो जल्दी से बना लो। यस सर। कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। अगर मटेरियल ना भी बोले, सिर्फ पूछे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका होगा, एक मटेरियल का भी होगा, राइट, या एक मीडियम का होगा, एयर का कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अब कुछ मटेरियल का ज्यादा होगा, कुछ मटेरियल का कम होगा, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि नाइट्रोजन और SF6, ठीक है, SF6 को क्या कहते हैं, SF6 का नाम किसी को पता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मुझे जस्ट ये फॉर्मूला पता है, SF6 नाइट्रोजन N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन और SF6 में देखा ये गया है कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब नाइट्रोजन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ह्यूज अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग वेन डी ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे भी बताएंगे, और अभी भी सुन लो, वेन डी ग्राफ जनरेटर में यूज होता है N2 का, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, ठीक है। आगे चल के अभी मैं फिर से एक बार बताऊंगा, क्लियर है, ये लिख लिए, आगे बढ़े, ये लिख लिए ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। पूछ सकता है, तो एक तरह न्यूमेरिकल से भी पूछ ब्रेक सकता डाउन है। वोल्टेज की डेफिनेशन क्या हो सकती है कॉन्सेप्ट की तरह से, ये तो फॉर्मूला हुआ उसका। तो जस्ट वहां पे, मतलब जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो आपने लिखा है उसमें क्या लिखा है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के द मैक्सिमम वोल्टेज लिख दो, दैट द मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इज कॉल्ड क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। मतलब एक मटेरियल मैक्सिमम जितना वोल्टेज को सह सकता है, ठीक है, आपका भी कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। इवन आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज को सह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल का जो बैटरी होता है या जो घड़ी का एक सेल होता है, ठीक है, तो वो सेल को अगर आप अपने दोनों फिंगर से टच करो, 3 वोल्ट का शायद बैटरी होता है, 3 वोल्ट का या 1.5 वोल्ट का बैटरी है, वो आपका आप टच कर सकते हैं, ठीक है, उस पर आपका फिंगर्स का बीच का पोर्शन ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर आपका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सह सकता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को सह सकता है। आप जाके अगर 1 लाख वोल्टेज को टच कर लो तो ऑब्वियसली आपका बॉडी भी ब्रेक कर जाएगा, लेकिन वो किस तरह से ब्रेक करेगा, असल में यही ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ठीक है, मतलब चार्ज से ही रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगेगा, देखने में तो बहुत अजीब सा चीज लगेगा, मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, हम लोग दूसरा टॉपिक पे आगे बढ़े। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, ये मेटल कॉम्ब के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है। अगर ऐसा एक कॉम्ब ले और इस पे अगर चार्ज दे दे तो ऑब्वियसली ये टिप पे बहुत सारा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये चार्ज आ गया है, ये सामने वाला मॉलिक्यूल्स को, एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, पहले पोलराइज करेगा, उसके बाद इसको
इसको ब्रेक कर देगा और उसके बाद धीरे धीरे ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन टूट टूट के इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा फील होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस मटेरियल से भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस मटेरियल से दूर जा रहा है, इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। ये मटेरियल क्या हो रहा है, ये चार्ज फॉर्म क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइंटेड कंडक्टर चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है और डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यही चीज किसने देखा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा, और उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, मान लिया कि एक बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है, ये है, ठीक है, बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग के ऊपर में आप एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दो, आपको डेफिनेशन मिल चुका है लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, जस्ट एक लोहा का या मेटल का रॉड है जिसका एंड क्या होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो शार्प होता है, वो क्या होता है, शार्प होता है। ठीक है, अगर ऐसे लगा दिया जाए और इस मेटल को नीचे ला के ग्राउंड के अंदर डाल दिए और ग्राउंड में एक बड़ा सा कॉपर का प्लेट लगा दिए, ठीक है, ऐसे उन्होंने ये सजेस्ट किया। तो इससे फायदा क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग किस लिए होता है ये आपको पता होगा, क्लास 9 में, शायद क्लास 9 में पता चला होगा या क्लास 8 में पता चला होगा कि लाइटनिंग किस लिए होता है। क्लाउड्स में बहुत सारा चार्जेस होता है, जब उनके बीच इंटरेक्शन होता है तब लाइटनिंग बनता है, राइट, ये सारा चीज तो आपको पता होगा। तो क्लाउड अगर चार्ज क्लाउड आ गया, ठीक है, मान लिया ये है, अब इस पे बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, अब अगर ये लाइटनिंग कंडक्टर के सामने से गुजरेगा, ये क्लाउड क्या है, अगर लाइटनिंग कंडक्टर के सामने से गुजर रहा है तो ये पॉइंटेड जो पॉइंट है, मतलब ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है, इस क्लाउड को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा और इलेक्ट्रॉन से एक बार पॉइंटेड कंडक्टर के पास पहुंच गया तो ये कहाँ चल जाएगा, ग्राउंड में चल जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो ग्राउंड से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्लाउड को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और इससे लाइटनिंग की वजह से जो बिल्डिंग को खतरा होता है, ठीक है, बिल्डिंग को खतरा होता है, उससे ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा असरदार नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं है और बहुत सारे बिल्डिंग में यूज भी नहीं होता है। जस्ट ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसलिए जो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ही हाइट वाली बिल्डिंग होती है, उनके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है। ठीक है, मे बी आपके घर के बिल्डिंग के ऊपर ना लगा रहे, ठीक है, लेकिन जो बहुत ही हाइट वाली बिल्डिंग है वो लोग लगाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि कम हाइट वाले बिल्डिंग के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है? तो क्या क्या आप तक सीख चुके? सबसे पहले तो सबसे पहला चीज सीखे, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के पास चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट का एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, नंबर 2 हम लोग पढ़े लाइटनिंग कंडक्टर। नंबर 3 हम लोग पढ़े ब्रेक डाउन वोल्टेज। नंबर 4 हम लोग पढ़े डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या ये 4 में कोई भी दिक्कत है? ये 4 टॉपिक क्लियर है? बताइए। यस सर। सब क्लियर है ना? तो लास्ट एक और चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट वन में दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग पढ़े कि जिसका रेडियस इतना सारा एग्जाम्पल, कम से कम तो 5 से 6 डायग्राम मैंने बना दिया कि ऐसा एक बॉडी है और इस बॉडी पे अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज ज्यादा यहाँ आएगा और यहाँ पे कम चार्ज आएगा। ठीक है, जस्ट यही तो मैंने बताया। सर हाँ हाँ, तो जरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन एक बार को रिपीट कर देंगे? आप किसी से ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, किसी ने पूछा है कि सर अगर प्लास्टिक के कॉम्ब में बहुत सारा चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, तो ये कॉम्ब है, ठीक है, ऐसा कॉम्ब नहीं होता, जस्ट एक रफ डायग्राम। ये कॉम्ब है और ये प्लास्टिक का, इस पे अगर आप चार्ज दे दो तो प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि आप जहां 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 पे जिस पोर्शन पे चार्ज दोगे उस पोर्शन पे चार्ज स्टिक रह जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इंसुलेटर का ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर चार्ज को मूव करने नहीं देता। आपने यहाँ पे चार्ज डाला तो चार्ज यहाँ आ गया, आपने चार्ज को यहाँ पे डाला तो चार्ज यहाँ पे फंस गया, आपने चार्ज को यहाँ डाला तो चार्ज यहाँ फंस गया, आपने यहाँ डाला तो यहाँ। लेकिन अगर ये मेटल होगा तो मेटल के अंदर चार्ज मूव कर सकता है, तब चार्ज सारा का सारा पॉइंट पे आ जाएगा। अगर प्लास्टिक का होगा तो जहां पे आप डालोगे वो चार्ज वहीं पे फंसा रह जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर का ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर चार्ज का मूवमेंट होने नहीं देता। राइट, आई थिंक इतना डिस्कशन ये है। जिसने भी पूछा था क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्लास्टिक के कॉम में क्या होगा, आप जहां चार्ज डालोगे वहीं पे फंसा रह जाएगा। मेटल के साथ क्या होगा, ऑब्वियसली ये फॉलो करेगा सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है? लास्ट नंबर 5, आपके पास दो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। वुडन कॉम में क्या होगा, इंसुलेटर, हर एक इंसुलेटर सेम प्रॉपर्टी लगभग रखता है, राइट। चार्ज का मूवमेंट को रोकता है, हीट का मूवमेंट को रोकता है, ये सारी चीज। तो आपके पास कुछ इस तरह का बॉडी है, बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और इस बॉडी के कंडक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये फास्ट कंडक्टर है जिसके पास चार्ज है 5 कूलम का, ठीक है। अगर इससे बाहर एक और कंडक्टर ले लिया जाए इस तरह से और इसे भी कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है। चार्ज क्या है, ऑब्वियसली ये कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, प्रोड्यूस का ये सवाल नहीं है, ये कुछ और है। आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट को मिक्स मत कीजिएगा, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। इस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उससे मत, मैं कुछ और पूछने रहा हूँ, आप रेड क्वेश्चन के लिए। अंदर वाले स्फेयर के पास 5 कूलम का चार्ज है, बाहर वाले स्फेयर के पास अगर 10 कूलम का चार्ज है, तो अगर हम एक कंडक्टिंग वायर ले और इन दोनों स्फेयर को कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? जल्दी से सोच के बताइए। आप एटलीस्ट 5 सेकेंड 5 to 10 सेकेंड सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे आप? आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ऐसा अरेंजमेंट है, एक अंदर के तरफ कंडक्टिंग स्फेयर है और उसके एक बाहर अंदर ये कंडक्टिंग स्फेयर है। दोनों कंडक्टिंग स्फेयर को अगर एक ग्रीन कलर के जो आपको इसके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा? इस डायग्राम में कुछ चेंजेस आएगा या नहीं? यस सर, चेंजेस आएंगे सर, चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएगा? क्या सर चेंजेस जो आएगा? चार्ज होगा वो छोटे वाले स्फीयर पे चला जाएगा, तो जो बाहर का होगा वो अंदर की अंदर तरफ वाले चार्ज जाएगा। फिगर पे चला जाएगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो होगा क्या, हम लोग जानते हैं कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहता है, राइट। चार्ज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहता है, इसलिए अंदर का जो भी चार्ज होगा ये पूरा का पूरा चार्ज इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए ये बाहर के सरफेस पे आ जाएगा। तो बाहर के सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा और कितना आएगा, ये 5 कूलम का चार्ज आ जाएगा, ऐड होके ये 15 कूलम का चार्ज बाहर आ जाएगा और अंदर कितना चार्ज रहेगा, 0। क्लियर है? क्लियर है? यस ओके, तो अब हम लोग Yes, sir. वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसे कुछ इस तरह से भी, शायद किसी ने पूछा है नहीं एक बार और, इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अंदर वाला का रेडियस क्या है, कम है, बाहर वाला का रेडियस क्या है, ज्यादा है, राइट। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। V इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाय आर। इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम। क्या ये पता है? इसका मतलब बाहर वाले का पोटेंशियल क्या है, कम है, और अंदर वाले का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज चला जाएगा। क्लियर है अब? लेकिन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे चार्ज रहता है, तो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। क्लियर है? तो अब हेडिंग दीजिए वैन डी ग्राफ जनरेटर।
ऐसा नाम क्यों है? साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंट किया था उनके नाम पे है। वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो थोड़ा बहुत नोट्स लिखना है, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए 1931 में वैन डी ग्राफ नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये चाहा कि मैं कुछ ऐसा डिवाइस मैं बना सकूं जो बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल दे सके, ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस दे पाए। क्योंकि उनके पास जब बैटरी था तो बैटरी कितना था, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 220 वोल्ट का, कुछ ऐसा, राइट। बैटरी मतलब 220 वोल्ट का नहीं था उस टाइम तक, पोटेंशियल इतना क्रिएट हो रहा था, ठीक है। लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं ऐसा एक डिवाइस बना दूं जो बहुत ह्यूज अमाउंट का पोटेंशियल बना सके। दैट मीन्स वो चाह रहे थे कि लगभग 10⁵ वोल्ट का अगर मैं पोटेंशियल बना पाऊं तो कितना अच्छा हो। और इससे यूज क्या होगा कि अगर ऐसा पोटेंशियल उन्होंने इतना ह्यूज पोटेंशियल जनरेट करके दे दिया, ठीक है, तो उससे कोई भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जाइज करना पॉसिबल हो जाएगा। और जिसका यूज कहाँ होता है? एटॉमिक रिसर्च सेंटर में होता है। मतलब कि जहाँ पे भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर जो रिसर्च होता है वहां पे आपको चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है। तो ये चीज उनका ये था, मतलब कॉन्सेप्ट था कि मुझे क्या करना है, एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो पोटेंशियल को बहुत ह्यूज लेवल पे लेके जा सके, ठीक है। और जिसका यूज बहुत सारा यूज है, सबसे ज्यादा यूज है एटॉमिक रिसर्च में, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली ऐसा बना दिया। और जो जनरेटर बनाया असल में उसका यूज ही ये है कि ये फ्यू मिलियन वोल्ट तक पोटेंशियल दे सकता है। और इसका यूज कहाँ पे है? एटॉमिक रिसर्च वगैरह में, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि उन्होंने जो जनरेटर बनाया वो दिखता कैसा है, स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं, देखते हैं, ठीक। सबसे पहले उन्होंने एक मेटल कॉम्ब लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। इस मेटल कॉम्ब को एक लो पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है, लो पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक डिस्क लिया और डिस्क में इन्होंने एक नायलॉन बेल्ट को कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। ये डिस्क से इन्होंने एक नायलॉन बेल्ट को कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। ऊपर भी एक डिस्क लिया गया, ठीक है। अब क्योंकि ये बैटरी इस मेटल कॉम्ब को चार्ज दे रहा है, राइट, बैटरी क्या देगा? मेटल कॉम्ब को चार्ज देगा, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आएगा? ये सारा पॉइंट पे आएगा, ठीक है, सारा का सारा चार्ज पॉइंट पे आएगा। और पॉइंट पे चार्ज आने के बाद डिस्चार्जिंग एक्शन होगा, क्योंकि आपने समझा कि पॉइंटेड कंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज ज्यादा देर तक रख नहीं सकता, डिस्चार्जिंग एक्शन होगा। असल में डिस्चार्जिंग एक्शन होगा कैसे? ये नायलॉन बेल्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने के लिए कूदेगा, ठीक है, उधर आएगा, मतलब ये कॉम्ब की तरफ आएगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक पॉजिटिव चार्ज गायब होता हुआ दिखेगा। तो इसे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नायलॉन बेल्ट पे आ जाएगा। क्योंकि एक नायलॉन बेल्ट से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो वो नायलॉन बेल्ट को पॉजिटिव चार्ज कर देगा। इसका मतलब आप या तो ऐसे समझो कि नायलॉन बेल्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो नायलॉन बेल्ट पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। या ऐसे समझो कि ये जो मेटल कॉम्ब है इसका डिस्चार्जिंग एक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो ये अपने अंदर जो चार्ज है, मतलब ये पॉइंट या टिप के पास जो चार्ज है, ये सारा का सारा चार्ज डिस्चार्ज किसके ऊपर कर दे रहा है? नायलॉन बेल्ट के ऊपर कर दे रहा है, ठीक है। अब जो नीचे वाला डिस्क है, नीचे वाला डिस्क को हम लोग एक मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाला डिस्क को हम लोग एक मोटर, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स में मतलब अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोग उसी से बना सकते हैं या किसी भी बुक से देख के बना सकते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब ये जो नीचे वाला डिस्क है इसे क्या करते हैं हम लोग, एक मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये मोटर क्या करता है, जब घूमता है तो जैसे ही इस पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, ये नायलॉन बेल्ट घूमेगा, मतलब ये चार्ज क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा, राइट।
चार्ज क्या होगा, ऊपर के तरफ जाने लगेगा। नायलॉन बेल्ट से फायदा ये होगा कि चार्ज मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि नायलॉन बेल्ट क्या इंसुलेटर है, चार्ज जिस पॉइंट पे आएगा उसी पॉइंट पे रह जाएगा, राइट, मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बेल्ट के साथ चार्ज चिपका हुआ रहेगा। अब बेल्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा चार्ज भी वैसे वैसे ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर वाले डिस्क के सामने भी हम लोग एक मेटल कॉम्ब लगाते हैं, ठीक है, मेटल कॉम्ब लगा लिए। और ये मेटल कॉम्ब का कनेक्शन एक बहुत बड़े डिस्क से होता है, कुछ इस तरह से। ये डिस्क जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, ठीक है। इसका जो कनेक्शन है ये बहुत बड़े डिस्क से होता है। अब क्योंकि चार्ज ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो जितना भी चार्ज आएगा सारा का सारा चार्ज ये मेटल कॉम्ब में चला जाएगा, राइट। क्योंकि जो स्पाइक्स होता है या पॉइंटेड कंडक्टर होता है उसका दो एक्शन है, चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब अपने अंदर चार्ज ले भी बहुत जल्दी लेगा और चार्ज दे भी बहुत जल्दी देगा। तो जितना भी चार्ज सारा का सारा चार्ज को लेगा। और जो आपने सीखा कि अगर चार्ज को लिया है तो क्या यहाँ पे चार्ज रह पाएगा, ऑब्वियसली नहीं। चार्ज क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा और ये चार्ज के सरफेस पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। क्योंकि बैटरी थोड़ा अमाउंट का चार्ज दिए जा रहा है, यहाँ पंप या मोटर ये चलते ही जा रहा है, चार्ज नायलॉन बेल्ट पे आ रहा है। उसके बाद ये वाला कॉम्ब से होके ये चार्ज इसके ये बड़ा सा जो मेटल स्फेयर है इसके सरफेस पे जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये मेटल स्फेयर है, इसके सरफेस पे चार्ज जा रहा है और चार्ज का वैल्यू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ पॉइंट ये है, जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि एग्जाम में पूछ सकता है ये जो स्फेयर होता है ये बहुत हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। जितना अच्छा पॉलिश्ड होगा उतना अच्छा है इस जनरेटर के लिए। इसका रीजन आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों? मैं चाहता हूं आप लोग सोच के बताओ कि बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होना चाहिए क्यों? बताइए। जो स्फेयर है वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होना चाहिए क्यों? एनीवन? ओके, मैं बताता हूँ कि अगर पॉलिश नहीं रहेगा, इम्परफेक्शन, अगर इम्परफेक्शन कहीं पे रहेगा, ठीक, जो भी सारा का सारा चार्ज तो फिर से पॉइंट एक्यूमुलेट होने लगे और यहाँ से फिर से कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। जो डिस्चार्जिंग एक्शन होता है इसे लगभग 2-3 बार डिस्कशन हो चुका है। इस टाइप के डिस्चार्जिंग एक्शन को क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है कोरोना डिस्चार्ज का डिटेल, तो इसलिए मैं ये वर्ड बार बार बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोग समझ के रखिए, ठीक है। यहाँ से फिर से कोरोना डिस्चार्ज होने लगेगा, इसका मतलब क्या है कि जितना परफेक्ट ये स्फेयर हो उतना अच्छा है, चार्ज को ये रिटेन करके रख सकेगा। क्योंकि जैसे ही स्पाइक या कोई भी इम्परफेक्शन आया, चार्ज तो फिर से लूज करने लगेगा। तो चार्ज अगर लूज होने लगा तो चार्ज जैसे ही बाहर जाएगा तो पोटेंशियल भी घटने लगेगा। असल में ये जनरेटर क्या है, जनरेटर का काम क्या है, पोटेंशियल, बहुत ह्यूज अमाउंट का पोटेंशियल को बनाना। वो ह्यूज अमाउंट का पोटेंशियल कैसे बना सकता है आप सोच के देखिए, चार्ज को अपने अंदर रख के। क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, राइट। तो क्यू जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा बैटरी का मदद से एक इतना बड़ा पोटेंशियल बनाया जाना पॉसिबल हो पाया ड्यू टू वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर यहाँ पे इस स्फेयर के पास बहुत सारा चार्जेस आ रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या करने का कोशिश करेगा, आसपास के एयर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेगा, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल को तोड़ने का कोशिश करेगा। और एक बार अगर एयर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने लगा तो फिर से ये जो इतना सारा चार्ज आप देख रहे हैं फिर से ब्रेक डाउन होने लगेगा, राइट। तो वेन डी ग्राफ ने क्या किया, इस पूरे के पूरे सेटअप को एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और इस बॉक्स के अंदर N2 और SF6 ये गैस डाल दिया, ठीक है। N2 और SF6 ये गैस डाल दिया क्योंकि इन गैसों का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है,
तो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा और बहुत ह्यूज पोटेंशियल बन पाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको पता करना है कि इसका पोटेंशियल कितना है, तो आपको ये रेडियस पता होना चाहिए। क्या ये स्फेयर का रेडियस आप पता कर सकते हैं? ऑब्वियसली कोई भी वैन डी ग्राफ जनरेटर अगर देखो, आप वैन डी ग्राफ जनरेटर का रेडियस पता कर ही सकते हैं ना। तो रेडियस अगर पता है और इस पे चार्ज कितना आया है, तो आप इस वैन डी ग्राफ का पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी कभी इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आना मतलब सिंपली जिसको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता है वो सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि वैन डी ग्राफ जनरेटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V = K Q अपॉन R, जहाँ पे R क्या है? रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। चार्ज Q क्या है? चार्ज ऑन दिस स्फेयर। ठीक है, आई बात समझ में? तो इतना सारा पॉइंट में मैंने एक बार में बता दिया, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले अगर कुछ क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ सकते, तब तक मैं नोट स्टार्ट करूँ। पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। तो ये सारा पॉइंट मैंने बताया, ये पहला पॉइंट था, राइट, कि रेडियस जहाँ कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बताया। दूसरा मैंने ये बताया कि मेटल कॉम्ब को अगर चार्ज दोगे तो जो पॉइंटेड है, पॉइंट्स के पास सारा का सारा चार्ज चला जाएगा, और इसके बगल में एक इंसुलेटर अगर लेके आए, मान लो नायलॉन बेल्ट लेके आ गए जो कि एक इंसुलेटर है, ठीक है, तो क्या होगा? नायलॉन बेल्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बाहर आके इस बेल्ट पे जमा हो रहा है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बेल्ट क्या है? एक इंसुलेटर है, उस बेल्ट पे स्टिक करके रह जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, मूव नहीं कर पाएगा। तो बेल्ट को, वैन डी ग्राफ जनरेटर में बेल्ट को क्या करते हैं? मोटर की मदद से रोटेट करते हैं, राइट? क्लियर है? उसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट देखें कि अगर एक ऐसा सेटअप ले और कनेक्ट कर दे तो ऑब्वियसली अंदर का सारा चार्ज बाहर चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखें लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि अगर एक टॉल बिल्डिंग पे हम लोग कुछ मेटल के रॉड को लगा दे, जिसका पॉइंट क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए, ठीक है। तो इस मेटल के रॉड को उन्होंने नाम दिया लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर। और ये मेटल का पॉइंट कंडक्टिंग वायर से होते हुए ग्राउंड के अंदर जाएगा और नीचे कॉपर प्लेट लगा रहेगा, ठीक है, नीचे कॉपर प्लेट लगा रहेगा। अब इससे फायदा ये होगा, सिर्फ टॉल बिल्डिंग पे ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है, हर एक बिल्डिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्लाउड इतना नीचे नहीं होता है, ठीक है, क्लाउड तो काफी हाइट पे रहता है। तो इससे फायदा क्या होगा? मान लो एक नेगेटिव चार्ज वाला क्लाउड है, ठीक है, वो इस बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा है, तो चांसेस है कि लाइटनिंग हो और वो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। सर जो बिल्डिंग क्लाउड्स के ऊपर होती है वो, जो बिल्डिंग, उनका क्या? हाँ, तो मतलब उनके लिए जैसे एप्लीकेबल नहीं, उनके लिए मतलब कुछ काम ही नहीं करेगा। इसलिए मैंने बताया कि मतलब ये रिसर्च काफी स्ट्रांग था, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। आई बात समझ में? ओके ओके रिसर्च काफी अच्छा था लेकिन इफेक्टिव नहीं था। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, गॉस लॉ हर जगह पे, दुनिया का किसी भी टाइप का बॉडी पे, किसी भी कंडीशन पे एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहां पे अप्लाई करना बेवकूफी होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी चीज हर जगह पे एप्लीकेबल, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं, इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है? ओके। ओके, सो हम लोग ये पढ़ रहे थे वैन डी ग्राफ जनरेटर कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, आप रफ डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या इस पे लगा रहता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है, तो ऑब्वियसली दो पुली होता है, एक नॉर्मल पुली होता है और दूसरा पुली पे मोटर लगा रहता है, ठीक है, मोटर ड्रिवेन पुली। एक नॉर्मल पुली होता है और दूसरा एक ऐसा पुली होता है जो मोटर से घूम सके, ठीक है। और ये वाला जो बेल्ट होता है जो पुली और मोटर को कनेक्ट करता है, वो नायलॉन बेल्ट लेते हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने लिया था। और उसके बाद क्या होता है, ये जो मेटल का
बहुत बड़ा स्फेयर होता है, असल में इसी स्फेयर पे चार्ज आता है, ठीक है। और इवन बहुत सारा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इस पे होता है, ठीक है, आप यूट्यूब पे टाइप करके देख सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन वैन डी ग्राफ जनरेटर। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल पे नहीं लेके जाते हैं, जस्ट कुछ पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, उसके बाद इसे टच करते हैं, तो उससे होता क्या है कि उनका जो सर का बाल होता है वो कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है, जो मूवी में आप देखते हैं, ठीक है। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, और यूट्यूब पे काफी सारा लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऑब्वियसली 10⁵ या 10⁶ पे अगर आप करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये घर पे करने का कोशिश ना करें, या किसी ऐसा जगह पे ना करने का कोशिश करें जहाँ पे मतलब कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोलकाता के साइंस सिटी में ये रखा गया है, ठीक है। कोलकाता के साइंस सिटी में हैंडीक्राफ्ट जनरेटर है, ठीक है, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है। ऐसे ही इसका यूज क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स में एक यूज होता है, हाई पोटेंशियल क्रिएट करने में यूज है, ठीक है, और एटॉमिक रिसर्च में इसका यूज है, ठीक है। और क्या क्या है मैं बता रहा था, हाँ, ये पूरा का पूरा सेटअप को क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं, और उस बॉक्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, ठीक है। दो कॉम्ब का यूज करते हैं, एक कॉम्ब का कनेक्शन किससे होता है, ये मेटल स्फेयर से होता है, और दूसरा कॉम्ब को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, ठीक है। सो ये जो कॉम्ब है ये चार्ज इस बेल्ट पे देगा, बेल्ट पे चार्ज चिपक जाएगा, उसके बाद ये मोटर घूम रहा है, इसका मतलब ये बेल्ट ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो चार्ज को तो लेके जाएगा, लेकिन सारा ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये चार्ज ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ये जो दो चार्ज दिखाई दे रहा है ये दो चार्ज दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा का सारा चार्ज को ये पॉइंटेड कंडक्टर अपने अंदर ले लेगा, खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा चार्ज यहाँ पे आ गया, पहले तो ये ले लिया लेकिन रख नहीं पाएगा, क्योंकि चार्ज जो है ऑब्वियसली मेटल के अंदर नहीं हो सकता, मेटल के बाहर चार्ज को होना चाहिए अगर कनेक्शन है तो, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन है तो चार्ज क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे मेटल के बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इस मेटल स्फेयर के बाहरी सरफेस पे चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, मतलब चार्ज बढ़ने लगेगा, जिससे पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। क्लियर है, क्लियर है, पूरा का पूरा सेटअप इजी। अब क्योंकि चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है तो फिर से इसके अंदर रखा गया गैस जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि एयर का ब्रेक डाउन कुछ लाइक कुछ 100 वोल्ट पे ही हो जाता है, इसलिए एयर हम रखते ही नहीं है, ठीक है। इसको क्या करें, अच्छा, हर एक वैंडीक्राफ्ट जनरेटर में ये बॉक्स नहीं रहता है, ठीक है। जब आपको कुछ मिलियन वोल्ट का जरूरत है, ठीक है, तब आप ये बॉक्स और ये N2SF6 गैस का यूज करोगे, लेकिन ऐसे तो आप खुले में भी ये बॉक्स का हर जगह जरूरत नहीं है। अगर आप जस्ट मान लिया 10,000 वोल्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, या मान लिया 20,000 वोल्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तब ऑब्वियसली आपको ये बॉक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में तो ये पूछ सकता है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट जनरेटर। तो मैंने जो भी आपको कहा इसमें ये चीज रहता है, यहाँ से ये चार्ज आता है, ये चार्ज ऐसे ऊपर जाता है, फिर ये ले लेता है, यहाँ से ये यहाँ जाता है, चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, चार्ज बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है, तो ये है वर्किंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट जनरेटर। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा जब वर्किंग पूछेगा, ठीक है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द ऑन व्हाट प्रिंसिपल वैंडीक्राफ्ट जनरेटर वर्क्स, मतलब ये जो वैंडीक्राफ्ट जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तो ये है कि मेटल कॉम्ब का जो एंड होता है, स्पाइक्स होता है, वो क्या होता है, उस पर चार्ज बहुत जल्दी जमा होता है, बहुत ज्यादा जमा होता है, तो चार्जिंग भी जल्दी होता है, डिस्चार्जिंग भी जल्दी होता है। तो अगर पूछे कि किस प्रिंसिपल पे वैंडीक्राफ्ट जनरेटर काम करता है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ दिस मशीन इज बेस्ड ऑन द डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंट
एंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कलेक्शन ऑफ चार्जेस ऑफ अ हॉलो कंडक्टर। ठीक है, दो चीजें मेनली। पहला तो ये है कि एक स्पाइक्स के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो डिस्चार्जिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा कि यहाँ पे जो कॉम्ब है इसके पास अगर चार्ज आएगा और ये अगर हॉलो मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर लगा हुआ है, कनेक्टेड है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टेड है, तो चार्ज क्या होगा इस मेटल के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर याद रहे, आपको याद ना रहे तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंट या पॉइंटेड कंडक्टर्स। ठीक है, या आप पूरा याद कर सकते हैं ये चीज क्या है, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कलेक्शन ऑफ चार्जेस ऑफ अ हॉलो कंडक्टर। ठीक है, कि हॉलो कंडक्टर अपने सरफेस के बाहर पे सारा चार्ज कलेक्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पूछ सकता है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर रिसर्च या एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, मतलब कि ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी से, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी दे सकता है। अब हाई एनर्जी अगर दे सकता है ये, तो शायद केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे कुछ रखे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक मटेरियल लिए और इसे हाई एनर्जी से, मतलब एक चार्ज पार्टिकल से गुजारा गया, जो चार्ज पार्टिकल में भी अल्फा पार्टिकल हो या कुछ भी हो, लेकिन वो पार्टिकल का एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपको बस इतना बताएगा कि हाँ एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल से इसे बॉम्बार्ड किया गया। ठीक है, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल जो हाई एनर्जी लिया, पोजेस किया, वो कहाँ से लिया? तो मेनली दो डिवाइस है, एक तो वेन डी ग्राफ जनरेटर है, ठीक है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, एक और डिवाइस है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, जो आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री फिजिक्स रिलेट हो पा रहा है? नहीं। ओके, नेक्स्ट कभी कभी पूछता है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर को एक बॉक्स में रख के उसके अंदर N2 गैस भरने का क्या रीजन? ठीक है, तो ऑब्वियसली रीजन एक्सप्लेन मैंने किया। द इंटायर केस इज फिल्ड अप विथ नाइट्रोजन एंड फ्रियोन गैस अंडर हाई प्रेशर बिकॉज even under high potential difference tendency of nitrogen and freon molecules to be ionized is low। समझ में आ रहा है कि मतलब नाइट्रोजन गैस को आयोनाइज कर देना बहुत हाई पोटेंशियल पे भी, पोटेंशियल बहुत ज्यादा भी होगा, जो कि हम लोगों का रीजन ही है ना, वेन डी ग्राफ जनरेटर यूज करने का रीजन क्या है कि आपको पोटेंशियल बहुत हाई चाहिए, राइट। जनरेटर, ये जनरेटर क्या कर रहा है, हाई पोटेंशियल क्रिएटिंग डिवाइस है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन हाई पोटेंशियल क्रिएट करने से ये आसपास के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, आयोनाइज करने लगता है। ये केमिस्ट्री का टर्म है, शायद आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा आयोनाइज का मतलब। ठीक है, आयोनाइज कर देता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फ्रियोन गैस का यूज करते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वर्किंग समझ में आया या एक बार और बताए? वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग बताइए। ओके, तो मेनली आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटल कॉम्ब होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे कोई पूछ ही सकता है सर अगर मेटल कॉम्ब नहीं लेंगे तब क्या होगा? तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा, आपका माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि प्लास्टिक का कॉम्ब या वगैरह वगैरह कुछ ले लिए तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि आपके पास एक प्लास्टिक का कॉम्ब है, ठीक है, ऐसे ये प्लास्टिक का कॉम्ब वगैरह, और इसे अगर आप बैटरी से कनेक्ट करोगे
तो चार्ज यहाँ तक में भी कंडक्टर होने के कारण पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे आ जाएगा, लेकिन क्या आ भी जाएगा तो मे भी इसके सरफेस पे पहुंच पाए, क्या यहाँ तक पहुंच पाएगा? इंसुलेटर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि चार्ज इंसुलेटर के अंदर मूव कर पाए, राइट। इंसुलेटर का डेफिनेशन ही ये है कि ये अपने अंदर से चार्ज पास करने नहीं देता। क्लियर है? तो इसलिए मेटल कंडक्टर का होना जरूरी है, ठीक है, मेटल कॉम्प का होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे अगर पूछा जाए कि मतलब कि एक वैन डी ग्राफ जनरेटर है जिसका रेडियस क्या है, ये रेडियस जितना बड़ा बनाओगे ना आप, मतलब जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा चार्ज को ये रख सकता है, ठीक है। तो आप अगर सोचोगे, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर में स्फेयर यूज हो रहा है, उसका साइज अगर आप बड़ा करोगे, ठीक है, मतलब रेडियस अगर बढ़ाओगे तब सही है, या छोटा मतलब स्फेयर लोगे तब सही है? वैन डी ग्राफ जनरेटर में जो स्फेयर होता है वो साइज, मतलब अच्छा वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने के लिए वो स्फेयर का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए या बहुत छोटा होना चाहिए? तो छोटा। कैसे आप बोल रहे? सर क्योंकि छोटा होना चाहिए। चार्ज ज्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। छोटा होना चाहिए। मे भी आप शायद ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि V इक्वल टू होता है K Q बाय R, राइट। K यस सर। Q बाय R, R अगर कम होगा तो पोटेंशियल ये अपने अंदर ज्यादा बना पाएगा, ठीक है। लेकिन ये रॉन्ग है। असल में देखा ये गया है कि वैन डी ग्राफ जनरेटर में जो ये स्फेयर है, आप जितना बड़ा बना पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक रूम के अंदर फिट होना भी चाहिए एक वैन डी ग्राफ जनरेटर, तो आप बहुत बड़ा तो नहीं बना सकते। ये असल में डिपेंड करता है आर पे नहीं, ये डिपेंड करता है, वी डिपेंड करता है किस पे? असल में ये तो कांस्टेंट है, क्यू बाय आर, ये रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है। आप अगर रेडियस को आप छोटा कर रहे हो ये सोच के कि पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा, तो रेडियस जैसे ही आप छोटा करोगे, एक छोटा सा स्फीयर कितना चार्ज रख पाएगा? बहुत ज्यादा चार्ज बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा। मतलब कि आप जैसे ही आर घटाओगे क्यू भी घट जाएगा, बहुत सारा चार्ज नहीं जमा कर पाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्फीयर हो, एक छोटा स्फीयर हो, ज्यादा चार्ज कौन ले पाएगा? ऑब्वियसली बड़ा स्फीयर ले पाएगा, ठीक है। और इसका रीजन कैसे हम लोगों को पता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्फीयर है तो उसका रेडियस ज्यादा है, मतलब उसका पोटेंशियल कम है, और जिसका पोटेंशियल कम होता है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। आ गया ना? मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस से चैप्टर शुरू होगा और कैपेसिटेंस से चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर रेडियस आपका ज्यादा होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि के क्यू बाय आर, रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल कम। और कैपेसिटेंस कब ज्यादा होता है? कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ क्यू बाय वी ना, मतलब वी कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। इसका मतलब एक बड़ा स्फीयर का कैपेसिटी ज्यादा है चार्ज रखने का, एक छोटा स्फीयर का कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो आप सिंपली अगर बोलो कि सर छोटा सा स्फीयर ले लिया और वैन डी ग्राफ जनरेटर अच्छा बन गया, नो, क्योंकि छोटा स्फीयर का चार्ज रखने का कैपेसिटी ही कम है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल कैसे बनाएगा अगर चार्ज वो रख ही ना पाए? क्लियर है? तो एक आइडियल वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने के टाइम किसको देखा जाता है? क्यू बाय आर के रेशियो को देखा जाता है, ना कि सिर्फ आर के ऊपर, ठीक है। क्यू बाय आर के रेशियो को देखा जाता है। और एक आइडियल वैन डी ग्राफ जनरेटर बहुत बड़ा स्फीयर का नहीं बनता, ना ही बहुत छोटा स्फीयर का बनता है, ठीक है। आप देखोगे यूट्यूब में, अगर साइज वगैरह देखना चाहो तो देख सकते हो कैसा होता है। क्लियर है? एक मीडियम साइज का होता है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ये पेज, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर खत्म किए या इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 खत्म किए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में अगर किसी को कुछ पूछना है तो आपके पास टाइम है, पूछ सकते। व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, मैं बताने के लिए रेडी हूँ, बस आपके पूछने की देर है। सर कोई असाइनमेंट देंगे आप? असाइनमेंट चाहिए आपको?
यस सर, दे दीजिएगा। ओके, तो मैं आज या कल तक में आपको कुछ असाइनमेंट भेजता हूँ। आपको क्या अमन सर को भेज देंगे? सभी को मिल जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि एक ओके टेस्ट सर। लिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का एक टेस्ट लिया जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने से पहले। इसका मतलब आपका फ्राइडे से पहले। क्या आप दे पाओगे? सर केमिस्ट्री का है एक। केमिस्ट्री के साथ दे दो एक। नहीं सर, अभी इतने रेडी नहीं हुए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, चलिए। ओके, नेक्स्ट तो वीक। आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड 2 दोनों मिला के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का कितना ज्यादा यूज है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। यस सर। ओके, तो किसी को कोई कुछ पूछना नहीं है ना? कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है प्रॉब्लम तो बहुत अच्छा, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।